हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 12 को आज स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि अपने इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये समझेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, इसको समझेंगे। स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार हो रही है, जिसको कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। और जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसका जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट, इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये जो हमारी नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, जो आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये 4 स्टोरी स्ट्रक्चर है और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 64,500 स्क्वायर मीटर का इसका टोटल एरिया है। और स्टूडेंट, ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है उसमें क्या है 1224 MPs बैठ सकते हैं। और इसको बनाने में जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लग रही है वो है 970 करोड़ रुपीज़। और स्टूडेंट, जो हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है उसको बनाया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। और ये क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। और स्टूडेंट, जो हमारी नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है उसकी जो बिल्डिंग है उसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा, जैसा कि जो हमारी अभी तक की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर सेंट्रल हॉल बनाया गया है। लेकिन स्टूडेंट, साथ ही इसमें कुछ एडिशंस भी किए गए हैं नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, कि जो अब हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी उसमें क्या होगा, उसमें इंडिया की डेमोक्रेटिक हेरिटेज को शो करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को भी अलग से बनाया जाएगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लॉन्च को बनाया जाएगा। यहाँ पे लाइब्रेरी होगी और मल्टीपल कमेटी रूम्स भी बनाए जाएंगे। और नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पर डाइनिंग एरियाज़ भी होगा और पार्किंग के लिए भी एम्पल स्पेस छोड़ा जाएगा। तो स्टूडेंट, ये क्या था, ये एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक इंट्रोडक्शन था। और हमारी जो पार्लियामेंट है वो आप प्रेजेंट टाइम पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम का फंक्शन कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको सेंटर में और स्टेट में दोनों ही जगह उसके लिए एप्लीकेबल बनाया गया है। और स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि हमारे सेंटर की जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेट्स में भी होनी चाहिए। इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 163 और अंडर आर्टिकल 164 में मेंशन किया गया है। और स्टूडेंट, जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनके गवर्नमेंट सिस्टम को मेनली पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी पॉलिसीज़ और अपने एक्ट्स के लिए। और स्टूडेंट, वहीं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है लेजिस्लेचर के प्रति अपनी पॉलिसीज़ और अपने एक्ट्स को करते टाइम। अगर स्टूडेंट हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। और जो यूएसए का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
स्टूडेंट इसको हम आगे और समझते हैं कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ही हम लोग उसका ही फंक्शन करते हैं और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ये सब किसके नाम है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ही नाम है, जिसे हम कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो बेसिकली ब्रिटेन में यूज़ होती है, जापान में है, कनाडा में है और इंडिया में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही एप्लीकेबल है। वहाँ पर क्या है, इसी के थ्रू सारे सिस्टम को चलाया जाता है। ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर स्टूडेंट वहीं हम दूसरी तरफ जब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को कहा जाता है नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में प्रेवलेंट है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू सिस्टम को चलाया जाता है। यूएसए में, ब्राज़ील में, रशिया में, श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्टूडेंट, जो भी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर जो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में ये दोनों ही क्या हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। लेकिन स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो इन जो क्या है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके बीच में, लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इस चीज़ के बेसिस पर ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें हमने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति अपनी पॉलिसीज़ और अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टूडेंट, अब आप कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और उनकी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो भी उनकी कैबिनेट है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिव्स कहलाती है। और लेजिस्लेचर मीन्स क्या है? हमारी जो भी पार्लियामेंट है, हमारी जो भी लोकसभा है, हमारी जो भी राज्यसभा है, वो क्या कहलाएगी? लेजिस्लेचर। तो जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं मीन्स जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके अंडर जो भी कैबिनेट काम करता है, ये लोग जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको क्या है, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और लेजिस्लेचर के द्वारा क्या किया जाता है? लॉज को पास किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव अगर अपनी कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी एक्ट को बनाती है, तो वो उसके लिए लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी बेसिकली वो लोकसभा में इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर क्या है, लोकसभा उस चीज़ से अगर उससे क्या है एग्री नहीं करती है तो लोकसभा इस गवर्नमेंट को गिरा भी सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है, लोकसभा के पास भी काफ़ी पावर होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास सारी पावर नहीं दी जाती है, जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी लेजिस्लेचर के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अपनी एक्ट्स और पॉलिसीज़ को लेकर। और इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि यूएसए में प्रेवलेंट है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसको काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी जाती हैं इन कंपैरिजन टू
की लेजिस्लेचर, ठीक है, उस पर क्या है कि प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये व्यवस्था की गई है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास एकदम से एक्सेसिव पावर ना हो। तो स्टूडेंट अब इसको हम आगे पढ़ते हैं कि जो आइवर जेनिंग्स हैं, आइवर जेनिंग्स जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में कहा कि ये क्या है, इसको कैबिनेट सिस्टम कहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहा कि ये क्या है, कैबिनेट सिस्टम है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी जो सारी पावर होती है, उसका जो फोकस होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है, वो उसकी कैबिनेट होती है। क्योंकि क्या है, कैबिनेट या जो पीएम है, पीएम और उनके अंडर जो भी कैबिनेट है वही क्या करती है, डिफरेंट पॉलिसीज़ को लाती है, डिफरेंट एक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। स्टूडेंट जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कैबिनेट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं, रियल एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव्स में प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो भी कैबिनेट है वो रियल एग्जीक्यूटिव्स कहलाती है। तो इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट है, मींस जो ये रियल एग्जीक्यूटिव हैं, ये अपनी पॉलिसीज़ के लिए पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट मींस बेसिकली ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट ये जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है सबसे पहले वहाँ पर ही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को शुरू किया गया था। और जहाँ ब्रिटेन में ऐसा जहाँ पर कि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का ओरिजिन हुआ था वो प्लेस कहलाता है वेस्टमिंस्टर, इसीलिए इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्या है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसकी लोकेशन कहाँ पर थी, उसकी लोकेशन वेस्टमिंस्टर में थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट जो सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसका जो ओरिजिन होता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही होता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो लोकेशन थी उस टाइम पे वो कहाँ थी, सबसे पहले वेस्टमिंस्टर में थी, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट जो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में जो डिफरेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिस्क्राइब किया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा कि वो प्राइमस इंटर पार्स है। इसमें ये कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए कहा गया कि ये क्या है, प्राइमस इंटर पार्स है। इसका मीन्स ये होता है कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होगा और उसके अलावा जो भी उसमें कैबिनेट में मेंबर होंगे वो सभी इक्वल होंगे, फर्स्ट अमंग द इक्वल। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर उन सभी में सबसे पहले आएगा, सबसे सुप्रीम होगा, लेकिन बाकी सभी क्या होंगे उसके बाद इक्वल होंगे इन रिलेशन टू द कैबिनेट के बारे में बताया गया है। अगर क्योंकि कैबिनेट किससे बनती है, पीएम और उसके मिनिस्टर्स से कैबिनेट बनती है, तो ये कहा गया है कि उसमें जो पीएम होगा वो क्या होगा, सुप्रीम होगा, फर्स्ट होगा, और उसके बाद जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो सब कैबिनेट के रेस्पेक्ट में इक्वल माने जाएंगे। और इसी को कहा गया है प्राइमस इंटर पार्स, यानी हर किसी मिनिस्टर के पास इक्वल पावर होगी, लेकिन उनमें भी जो सबसे सुप्रीम होगा वो प्राइम मिनिस्टर को माना गया है। जो डिफरेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, उनके द्वारा। और स्टूडेंट
जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें ये पाया गया कि जो रीसेंट टाइम पीरियड है उसमें प्राइम मिनिस्टर की पावर काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, ये कहा गया है। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक डोमिनेंट रोल होता है, ऐसा उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये कहाँ पर आई थी पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी। तो जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहाँ पर कहा गया कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका क्या है, एक डोमिनेंट रोल है। और उसके बाद जो कुछ अदर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जैसे क्रॉसमैन है और मैकिन्टोश है या फिर कुछ अदर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी कहा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जब क्या है, प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी पावरफुल माना गया, उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया, उसकी पोजीशन को काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ उसकी पावर्स में, तो इसीलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, उसके जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा है जो उसका स्पेसिफिकेशन है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल, यानी मेजॉरिटी पार्टी को ही रूल उसको करने का, उसको सरकार बनाने का, गवर्नमेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि क्या होती है, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसके प्रति, जो भी लेजिस्लेचर हैं उसके प्रति, और बेसिकली लेजिस्लेचर में भी बेसिकली किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। तो ये क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम है। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। स्टूडेंट, पॉलिटिकल होमोजेनिटी से मीन्स ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि जीत कर आती है इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद क्या होता है कि जो बेसिकली जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वही क्या है, वही प्रेवलेंट हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी कहा गया है। ऐसा लगता है ज़्यादातर जो भी काम होते हैं वो क्या करती है, अपनी उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही करती है, इसीलिए कहा गया है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी इसमें बनी रहती है। इसके बाद जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक नेक्स्ट फीचर दिया गया है कि इसमें क्या होता है, डबल मेंबरशिप होती है। स्टूडेंट, डबल मेंबरशिप का मीन्स ये है कि अगर किसी भी पर्सन को अगर मिनिस्टर बनना है, अगर उसको कैबिनेट में आना है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको लेजिस्लेचर का मेंबर बनना होगा। उसको हमारी पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, पहले उसका मेंबर बनना होगा, तभी वो मिनिस्टर बन सकता है। अगर स्टूडेंट कोई पर्सन चाहे भी तो उसको क्या है, 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। 6 मंथ के अंदर उसको इलेक्शन करके किसी भी, चाहे लोअर हाउस हो या फिर अपर हाउस हो, किसी भी हाउस में जीत कर उसको आना होता है, तब वो मिनिस्टर बन सकता है। नहीं तो अगर 6 मंथ्स के बाद उसने क्या है, 6 मंथ के पीरियड तक उसने इलेक्शन में वो लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा से वो इलेक्ट होकर नहीं आता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है उसको सीज कर दिया जाएगा, वो मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, जो नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें कहा गया है कि लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और
रीसेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी इन्फ्लुएंस, जो उसकी पावर है, जो उसका प्रभाव है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, उसमें क्या है काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। और इसीलिए इसको जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको क्या कहा गया है, इसको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा गया है। तो स्टूडेंट जो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव है उसमें प्राइम मिनिस्टर को रखा जाता है और प्राइम मिनिस्टर इस सिस्टम में काफ़ी पावरफुल होते हैं। स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें कहा गया है कि डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। अगर क्या है इसमें, अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहें तो वो प्रेसिडेंट से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो लोअर हाउस है यानी जो लोकसभा है उसको अपने कार्यकाल से पहले 5 साल के टाइम पीरियड से पहले ही उसको डिसॉल्व करवा सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए क्या है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसॉल्यूशन की पावर भी दी गई है। अगर कोई गवर्नमेंट अपना काम नहीं करना चाहती है तो उसके लिए क्या है, उसको भी उसको राइट है कि वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके अपने जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, उसके डिसॉल्यूशन के लिए कह सकती है। स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट आता है सीक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के रूप में सीक्रेसी को भी बताया गया है। स्टूडेंट इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब भी क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उसके लिए क्या है कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाया जाना है, कोई सेंसिटिव मुद्दा है देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड, देश की सोवरेनिटी से रिलेटेड, तो उसको क्या है जनरल उसको पब्लिक ओपिनियन में या पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको क्या है उसको उससे अलग रखा जाता है, उसको सीक्रेट रखा जाता है। और जो भी सदन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी हाउस की, अपर हाउस की या लोअर हाउस की, अगर उनके मेंबर्स चाहें तो वो उसको सीक्रेट रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट इसके लिए क्या है मिनिस्टर को, जो भी लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर है उसको क्या है, कोई भी मिनिस्टर को पहले ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दी जाती है। ठीक है, ताकि क्या करे वो अपनी इम्पॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स को बिना वजह कहीं पर भी डिस्क्लोज ना करे। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम के सभी फीचर्स को समझा। स्टूडेंट एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको कि क्या होता है। पहला फीचर जो मैंने बताया कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट एक नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव होता है, नाम मात्र का हेड होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेसिडेंट इज़ ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है, डी ज़्योर एग्जीक्यूटिव या फिर टिटुलर एग्जीक्यूटिव भी उसको कहा जाता है, टाइटुलर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। क्योंकि क्या है केवल वो नॉमिनल है, केवल क्या है टाइटल बेस्ड है, वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। जबकि स्टूडेंट ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, और प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। और स्टूडेंट अगर हेड ऑफ़ द स्टेट है तो वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ़ द स्टेट कहा जाता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कहा जाता है। और स्टूडेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 47 है उसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसमें क्या है उसमें काम करते हैं उसके डायरेक्शन में। और वो क्या करता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अपने फंक्शंस के लिए एडवाइस कर सकती है। अंडर आर्टिकल 74 ऐसे प्रोविज़न्स किए गए हैं। और स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो भी वो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, वो क्या है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है, ऐसा आर्टिकल 74 में कहा गया है।
स्टूडेंट उसके बाद बताया गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो दूसरा फंक्शन है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल, उसके बारे में हम देखते हैं कि मेजॉरिटी पार्टी रूल में मैंने अभी आपको समझाया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है, जिसको भी मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं लोकसभा में, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट को बनाती है। और जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका जो लीडर होता है उसको ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अगर चुनाव होते हैं तो मेजॉरिटी पार्टी रूल, वहाँ पर जो भी पार्टी मेजॉरिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोट को जीत कर आती है उसको क्या दिया जाता है, उसको लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। स्टूडेंट और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेता है। अगर स्टूडेंट किसी भी इलेक्शन में ऐसा होता है कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है, कोई भी पार्टी वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो अलग अलग पार्टीज़ हैं वो कोलिशन के साथ, यानी क्या है, आपस में मिलकर एक कोलिशन की गवर्नमेंट बनाती हैं और उसके थ्रू क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनवाइट किया जाता है कि आप क्या करें, कोलिशन में गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है। अगर क्या होगा कि मान लीजिए कि एक इलेक्शन होता है और उसमें क्या है, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो तब प्रेसिडेंट के द्वारा जो पार्टीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाए कि वो आपस में मिलकर कोलिशन करके संघ बना के क्या करें, एक पूरी गवर्नमेंट बनाएं। तो इस चीज़ के लिए फिर क्या है, कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। स्टूडेंट उसके बाद जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का थर्ड फीचर है उसमें बताया गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको अभी बताया आपको कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स यहाँ पर ये है कि जो भी लेजिस्लेटिव हैं और जो एग्जीक्यूटिव हैं, और एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उनकी कैबिनेट आती है। तो ये लोग क्या होंगे, ये सभी एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सभी पॉलिसीज़ और अपने एक्ट्स के लिए, किसके प्रति, जो हमारे लेजिस्लेचर हैं उनके प्रति। लेजिस्लेचर मीन्स जो हमारी पार्लियामेंट है और उसमें भी बेसिकली जो लोकसभा है उसके प्रति ये जो एग्जीक्यूटिव हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं उनके बीच में। और स्टूडेंट इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 को भी दिया गया है, जो कि ये कहता है कि जो सभी मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट में क्या हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, और स्पेसिफिकली उनकी लोकसभा में क्या है, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्लियामेंट के प्रति और लोकसभा के प्रति। किस चीज़ के लिए, अपने सभी एक्ट्स और अपनी सभी पॉलिसीज़ के लिए। क्योंकि स्टूडेंट जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, और जो पार्लियामेंट है या जो लोकसभा है वो क्या है, वो हमारा लेजिस्लेचर है, वो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि सभी मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट के प्रति और उसमें भी बेसिकली लोकसभा के प्रति क्या होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी पॉलिसीज़ के लिए और अपने एक्ट्स के लिए। उसके बाद साथ ही स्टूडेंट जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये कहा जाता है कि क्या है, लोकसभा अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, जो ये मिनिस्टर्स हैं जो उनको अगर उनको क्या है, उनको बहुमत नहीं मिलता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर लोकसभा इन मिनिस्टर्स को इनको क्या कर सकती है, हटा भी सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है।
ठीक है। अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अगर उन्हें लग रहा है कि वो आपस में क्या है, उन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो लोकसभा में क्या किया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको गिराया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को चलाने के लिए दोनों में ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स दोनों की ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें किसकी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका जो फोर्थ फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। स्टूडेंट, इसको भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो भी क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए जो उनकी आइडियोलॉजी होती है वो भी क्या होती है, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। और इससे क्या होता है, एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी बन जाती है, क्योंकि जो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मेंबर्स हैं वो सब के सब किससे होंगे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, इसीलिए उनकी जो आइडियोलॉजी होगी वो भी क्या होगी, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। और स्टूडेंट, अगर कोई कॉलिशन की गवर्नमेंट है, मीन्स कि क्या है, कोई साझा सरकार है, कोई सब लोगों ने मिलजुल कर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको बनाया है और कम्प्लीटली जब क्या है, पूर्ण बहुमत किसी के भी पास नहीं है, तो तब उस कंडीशन में कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट को चलाया जाता है उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपसी समझ के अकॉर्डिंग, कंसेंसस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, किसी भी डिसीजन को लेते हैं। तो कोलिशन की गवर्नमेंट में क्या होता है, कंसेंसस के बेसिस में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कोई भी डिसीज़न लेते हैं। लेकिन जब क्या होती है, कोई भी मेजॉरिटी पार्टी रूल में होती है, तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी मेंबर्स हैं वो सभी बेसिकली एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि मेजॉरिटी पार्टी है। और उन सब के जो बेसिकली जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो भी क्या होती है, सेम होती है। उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, वो भी सेम होते हैं, एक ही विचारधारा के होते हैं। इसीलिए इनको पॉलिटिकल होमोजेनिटी का सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है डबल मेंबरशिप। स्टूडेंट, डबल मेंबरशिप में मैंने आपको बताया था कि जो भी मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जो भी मिनिस्टर बनेंगे वो क्या होने चाहिए, वो दोनों के ही मेंबर होने चाहिए, लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन तब तक मिनिस्टर नहीं बन सकता जबकि वो पार्लियामेंट का एक मेंबर ना हो। इसके लिए चाहे वो लोकसभा का मेंबर बन जाए, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए, इसके बाद ही वो मिनिस्टर बन सकता है। और अगर कोई भी पर्सन ऐसा जो मिनिस्टर बन गया है लेकिन अभी तक वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लोअर हाउस या अपर हाउस का, तो उसको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि वो क्या करे, किसी भी एक हाउस से इलेक्शन को जीत कर आए। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन 6 मंथ्स तक क्या है, कहीं से इलेक्शन इन दोनों हाउसेस में से क्या है इलेक्शन करके जीत कर नहीं आता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है, उसको जो पद दिया गया है मिनिस्टर का, वो सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो स्टूडेंट, इसीलिए कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डबल मेंबरशिप होती है। मीन्स स्टूडेंट कि जो भी मिनिस्टर बनेंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनेंगे, उनको पहले क्या होना होगा, लेजिस्लेचर का पार्ट भी बनना होगा। लेजिस्लेचर का मीन्स क्या है, उनको हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है उसको पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी पावर्स को इंक्रीज़ किया गया है, काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, आप क्या हैं, आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को तो समझ ही
ही गए होंगे कि ये क्या है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी लीडरशिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और स्टूडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और साथ ही पार्लियामेंट के भी लीडर होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, जो भी पार्टी पावर में होती है उसके भी लीडर होते हैं। और स्टूडेंट, ये कहा गया है कि ये सब जो कैपेसिटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की, ये क्या हैं, ये जो भी प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी फंक्शनिंग में एक सिग्निफिकेंट और हाईली क्रूशियल रोल को प्ले करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, जो नेक्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें कहा गया है कि डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। इसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा चाहे तो वो क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस में जो क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी रिकमेंडेशन में क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट के थ्रू लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, ये कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से रिकमेंड कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। इसमें ये पॉइंट बताया गया है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो क्या करें, वो लोकसभा को जो उसका क्या है, नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है 5 इयर्स का, उससे पहले ही उसको क्या करें, एक्सपायर कर दें और जो नए फ्रेश इलेक्शंस हैं उनके लिए कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो डिसॉल्यूशन ऑफ लोअर हाउस है उसमें ये कहा गया है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा है उसके डिसॉल्यूशन के लिए प्रेसिडेंट से रिकमेंड कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि जो लोकसभा है उसको उसके 5 ईयर के टर्म से पहले ही उसको डिसॉल्व कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शन को होल्ड किया जाए, फ्रेश इलेक्शंस को फिर से इलेक्ट किया जाए, फिर से इस प्रोसेसिंग को किया जाए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जा सकता है और प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस के थ्रू ही जो लोकसभा है उसको भी डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो इस राइट को एंजॉय करते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसको क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट से एडवाइस ले सकते हैं, उनको प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, जो हमारी जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो उनकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है सीक्रेसी। इसमें कहा गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनके लिए कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर को उन्हें फॉलो करना चाहिए और उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी डिसीजंस हैं उनको डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, उनको पब्लिक के लिए क्या है डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि नेसेसरी ना हो। इस चीज़ के लिए जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनको क्या दी जाती है, उनको ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई जाती है कि वो क्या करें, अपने ऑफिस में प्रवेश करने से पहले ही उनको ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई जाती है ताकि वो क्या करें, इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उनके डिसीजंस हैं उनको तब तक पब्लिक इंटरेस्ट में उनको डिस्क्लोज ना किया जाए जब तक कि वो नेसेसरी ना हो। इससे क्या हो, इससे कि कोई भी सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि काफ़ी क्या है सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, उन पर इजीली डिसीज़न लिए जा सकें।
और कोई भी मिनिस्टर है उसको क्या है, उसको जो ओथ ऑफ सीक्रेसी है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। तो स्टूडेंट, इसके बाद क्या है, इसमें हमने इन सभी फीचर्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, इनको हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।